हेलो चार्टर्ड्स। आज हम लोग मिल रहे हैं ग्रुप 2 अकाउंटेंसी के रिवीजन के लिए, जिसका और चैप्टर का नाम है चार्टर्ड कंसोलिडेशन। बड़ा आसान चैप्टर, पूरा स्टेप का एक रिदम देख लेंगे, फिर हम लोग सम्स का डिस्कशन करेंगे जैसे बाकी चैप्टर्स में किया है। ठीक है ना? करेक्ट। पहले चैप्टर की थ्योरी का डिस्कशन, फिर फटाफट सम्स का हिंट देते जाएंगे, आप वही सम फटाफट रिविजन करते रहिएगा, फिर वो सारे ट्रिक्स लिख लीजिएगा। करेक्ट। चलिए चैप्टर कंसोलिडेशन AS21। करेक्ट, ये तो आपको पता होगा। कंसोलिडेशन कब करना है? जब एक कंपनी का दूसरे कंपनी में 50% से ज्यादा स्टेक होता है तो कंसोलिडेशन करना है। एक कंपनी का दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा स्टेक होता है तो कंसोलिडेशन करना है। मतलब ए होल्डिंग ग्रेटर देन 50% इक्विटी शेयर ऑफ बी, तो ए को हम लोग होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, बी को सब्सिडियरी कंपनी बोलते हैं। करेक्ट। नाउ चार्टेड, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनती है। उसके लिए सबसे पहले स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे? स्टेप वन में चार्टेड हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न में होल्डिंग द शेयर कितना परसेंट है। अगर होल्डिंग का शेयर ऑब्वियसली 50% से ज्यादा होगा तो बाकी जो रिटेलर्स बचे, बाकी के जो शेयर होल्डर बचे, उसको हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, MI। उसका शेयर कितना परसेंट। करेक्ट। फिर स्टेप टू, होल्डिंग का 60% है तो बाकी 40% को हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं रहता है। पीरियड स्टार्टेड, ईयर स्टार्टिंग, डेट ऑफ एक्विजिशन, ईयर एंडिंग। ये है प्री एक्विजिशन पीरियड, ये है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। मतलब ईयर स्टार्टिंग से डेट ऑफ एक्विजिशन प्री पीरियड, डेट ऑफ एक्विजिशन से ईयर एंड पोस्ट एक्विजिशन। करेक्ट। हाँ जी। स्टेप थ्री, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट चार्टर। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में हम लोग क्या करते हैं? ये चार्टर ईयर स्टार्टिंग, ये ईयर एंडिंग, ये करंट ईयर 12 मंथ्स। ईयर स्टार्टिंग का हमें बैलेंस दिया रहता है, सपोज ₹X प्रॉफिट का, PL का, ये होता है ₹Y, तो ये हो जाता है X माइनस वाई। X माइनस वाई को हम लोग
प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। करेक्ट? हाँ जी। टोटल डेट ऑफ एक्विजिशन पर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस प्री और पोस्ट हो जाएगा खाली पोस्ट वाला, ये वाला चाहिए। करेक्ट? सिमिलरली एनालिसिस ऑफ जनरल रिजर्व भी करना है सेम तरीके से। करेक्ट? प्री पोस्ट, प्री मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले, पोस्ट मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद वाला पीरियड। नाउ चार्टर्ड प्री में एनालिसिस ऑफ जीआरबी सिमिलरली करते हैं। इफ year starting PL balance is not given, then assume 0। मतलब हम लोग अज्यूम करते हैं फिर जो भी प्रॉफिट कमाया है वो पूरा का पूरा करंट ईयर का है। करेक्ट है? हाँ। इफ ईयर स्टार्टिंग जनरल रिजर्व बैलेंस इज नॉट गिवन, assume if year starting general reserve balance is not given, assume opening balance is equal to closing balance। ठीक है, ये हो गया स्टेप 3। स्टेप 4, एडजस्टमेंट। स्टेप 4 चार्टर्ड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में कौन कौन सा एडजस्टमेंट है? फर्स्ट, fictitious assets। fictitious asset चार्टर्ड, अगर fictitious assets हमने बैलेंस शीट एसेट साइड में है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, शेयर शेयरिंग कमीशन, वो सब उसको fictitious एसेट बोलते हैं। वो होल्डिंग की भी हो सकती है, सब्सिडरी की भी हो सकती है। होल्डिंग की है तो लेस फ्रॉम consolidated रिजर्व एंड सरप्लस। अगर सब्सिडरी की है तो लेस फ्रॉम नेट एसेट्स एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन की जो नेट एसेट्स होगी उससे हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली प्री प्रॉफिट। नेट एसेट्स मतलब प्री प्रॉफिट। करेक्ट? अच्छा, सेकेंड चार्ट है कॉन्ट्रा आइटम। कॉन्ट्रा आइटम का मतलब होता है, कॉन्ट्रा आइटम का मतलब होता है चार्टर्ड रिसीवेबल एंड पेएबल बिटवीन
holding and subsidiary mean amount due between होल्डिंग एंड सब्सिडरी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल टू डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। करेक्ट। ये हो जाएगा चार्टर्ड लेस फ्रॉम ट्रेड पेएबल्स इन बैलेंस शीट। ये हो जाएगा लेस फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स इन बैलेंस, less from trade payables in balance sheet, less from trade receivables in balance sheet. Third standard. Unrealized profit on स्टॉक। एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को स्टॉक बेचा है, गुड्स बेचा है। होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड्स बेचा है, लेकिन सब्सिडरी ने अभी तक उसको आगे नहीं बेचा है। वो सब्सिडरी के क्लोजिंग स्टॉक में 100 रुपए का सामान, 100 रुपीज का गुड्स मैंने सब्सिडरी को बेचा 120 में। सब्सिडरी ने अभी तक उसको बेचा नहीं, तो सब्सिडरी का क्लोजिंग स्टॉक 120 है। हाँ, क्या जो मैंने 100 रुपीज का गुड्स उसको 120 में बेचा, मैंने तो 20 रुपीज प्रॉफिट अकाउंट कर लिया। हाँ, मगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कमाया? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन तो तभी कमाएगा जब गुड्स बाहर बिक जाए, जैसे डिपार्टमेंट और ब्रांच में करते थे वैसे। इसकी जर्नल एंट्री बेसिकली होती है सेलर्स पीएल to buyers stock। करेक्ट। सेलर का पीएल डिक्रीज होगा, बायर का स्टॉक डिक्रीज होगा। अगर चार्टर्ड अपस्ट्रीम है, मतलब सोल्ड by subsidiary to holding, डाउनस्ट्रीम है, sold by holding to subsidiary। तो चार्टर्ड इसकी जनरल एंट्री होगी SHPL टू स्टॉक, और इसकी जनरल एंट्री होगी होल्डिंग्स PL टू स्टॉक। नाउ चार्टर्ड सब्सिडरी का PL लेस फ्रॉम post profit, less from consolidated reserves and surplus। CRS का मतलब consolidated reserves and surplus। सब्सिडरी का पोस्ट प्रॉफिट घटेगा। अज्यूम करते हैं ये जो भी ट्रांसफर हुआ है ये होल्डिंग सब्सिडरी बनने के बाद हुआ है। less from CBS
less from stock and CDS. Correct. Fourth adjustment. Revaluation of fixed assets. If revaluation is of fixed assets of holding then ignore if revaluation is of subsidiaries fixed assets, then तो इसमें क्या करना है? A, first calculate चार्टर्ड इसमें दो में से एक चीज मिसिंग होगी. क्या मिसिंग? बुक वैल्यू एज ऑन ईयर स्टार्टिंग मिसिंग होगी या फिर डेप्रिसिएशन परसेंटेज मिसिंग होगा. बुक वैल्यू एज ऑन ईयर स्टार्टिंग मिसिंग होगी. तो कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू बुक वैल्यू एज ऑन ईयर एंड डिवाइडेड बाय 100 माइनस डेप्रिसिएशन परसेंटेज. 100 माइनस डेप्रिसिएशन परसेंटेज मतलब अगर ईयर एंड की वैल्यू 1,35,000 है, डेप्रिसिएशन रेट 10% है, मतलब 1,35,000 90% है. पर वापस बोलो, ईयर एंड की वैल्यू सपोज 135 है, डेप्रिसिएशन रेट 10% है, तो डिवाइड बाय 90% करेंगे तो 1,50,000 ईयर स्टार्टिंग की बुक वैल्यू आ जाएगी. हाँ, फिर इसका करेंगे क्या बता रहा हूं, 2 मिनट आप रुक जाइए. अगर डेप्रिसिएशन परसेंटेज मिसिंग तो वो कैसे निकालेंगे? बुक वैल्यू ईयर स्टार्टिंग माइनस बुक वैल्यू ईयर एंडिंग. बुक वैल्यू ईयर स्टार्टिंग माइनस बुक वैल्यू ईयर एंडिंग करेंगे तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन आ जाएगा. हाँ, डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ईयर स्टार्टिंग. हाँ, इनटू 100 करेंगे तो डिप्रिसिएशन परसेंटेज आ जाएगा. हाँ, आ जाएगा. तो दो में से एक मिसिंग होगा चार्टर. तो सबसे पहले ये दो में से जो एक मिसिंग होगा वो कैलकुलेट कर लेगा. सेकेंड, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैलकुलेट करना है चार्टर. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा? बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन निकालना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन जो भी होगा वो डेट ऑफ एक्विजिशन पर होगा. वो कैसे निकलेगा? बुक वैल्यू ईयर स्टार्टिंग माइनस डेप्शन अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन.
अब देखो, इस फॉर्मूला के लिए मुझे बुक वैल्यू एज ऑन ईयर स्टार्टिंग भी चाहिए और डेप्रिसिएशन परसेंटेज भी चाहिए। दो में से एक दिया होगा, एक मिसिंग होगा। जो मिसिंग होगा वो मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया है। अच्छा, फिर फेयर वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन या रीवैल्यूड अमाउंट आउट, जो भी बोलो, फेयर वैल्यू या रीवैल्यूड अमाउंट एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये दिया होगा क्वेश्चन में। डिफरेंस जो होगा वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, करेक्ट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की जर्नल एंट्री क्या होगी? फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा टू सब्सिडरीज प्री प्रॉफिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन डेट ऑफ एक्विजिशन पे हुआ है तो प्रॉफिट अक्रू उसके पहले हुआ होगा ना। रिवैल्यूएशन अगर डेट ऑफ एक्विजिशन पे हुआ है तो प्रॉफिट उसके पहले अक्रू हुआ होगा, इसलिए प्री प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। प्री प्रॉफिट इंक्रीज होगा और सीडीएस में फिक्स्ड एसेट भी इंक्रीज हो जाएगा। सर लॉस हुआ तो रिवर्स एंट्री। अच्छा, एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्टर कैसे निकलेगा? डेप्शन चार्ज, जो चार्ज वो लोग कर चुके हैं, क्या किया होगा? बुक वैल्यू ईयर स्टार्टिंग इनटू डेप्शन फॉर पोस्ट पीरियड, ठीक है। रिवैल्यूएशन तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे हुआ है, तो हम लोग को चेक करना है पोस्ट पीरियड में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था। तो उन्होंने तो पुराने बुक वैल्यू पर चार्ज कर चुका होगा, हाँ। तो बुक वैल्यू इंटू डेप्रिसिएशन परसेंटेज इंटू पोस्ट पीरियड है। सर लिख दो, बुक वैल्यू ईयर स्टार्टिंग इंटू डेप्रिसिएशन परसेंटेज इंटू पोस्ट पीरियड बाय 12 मंथ। ये पोस्ट पीरियड होगा, करेक्ट। अच्छा, डेप्रिसिएशन चार्जेबल, डेप्रिसिएशन चार्जेबल कितना होगा? फेयर वैल्यू इंटू डेप्रिसिएशन परसेंटेज इंटू पोस्ट पीरियड बाय 12 मंथ। जो डिफरेंस आएगा इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सब्सिडरीज पोस्ट पीएल टू सब्सिडरी पोस्ट पीएल टू फिक्स्ड एसेट। पोस्ट प्रॉफिट भी घटेगा और फिक्स्ड एसेट भी सीडीएस में घटेगा। तो ये एकदम सेटिंग है। फिफ्थ एडजस्टमेंट, डिविडेंड। एनी डिविडेंड adjustment for holding should be ignored। क्यों? क्योंकि डिविडेंड का एडजस्टमेंट AS4 में अगर आपको याद हो तो कवर नहीं होता।
हाँ, तो डिविडेंड का बेसिकली कोई एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तो होल्डिंग का तो करना ही है, सब्सिडरी का कैलकुलेशन के लिए करना पड़ता है, वो देखते हैं। फाइनल डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी, इसका मतलब लास्ट ईयर्स डिविडेंड पेड इन करंट ईयर, इसकी अकाउंटिंग वो लोग कर चुके हैं, अकाउंटिंग वो लोग कर चुके हैं, हमें खाली प्रॉफिट का प्री पोस्ट निकालने में काम करना है। अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंटिंग तो हो चुकी है, बैलेंस शीट बनने के पहले डिविडेंड पे किया तो डिविडेंड की तो एंट्री पास कर ही चुके हैं ना। बैलेंस शीट बनने के पहले अगर डिविडेंड पे किया है तो डिविडेंड की एंट्री तो पास कर ही चुके हैं, जो बैलेंस शीट बनी है वो डिविडेंड के बाद ही बनी है, तो आप उतना माथा मत लगाइए। अभी आप रिवीजन में एकदम ध्यान रखिए आपको करना क्या क्या है। जी सर, फाइनल डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी, लास्ट ईयर डिविडेंड पेड इन करंट ईयर, इसमें ए कैलकुलेट total amount of dividends is equal to subsidiaries equity share capital into dividend percentage। सपोज आ गया एक अमाउंट आ गया, हाँ करेक्ट, बी less amount of dividend from less amount of dividend from opening balance of PL in analysis of profit। After subtracting this dividend, calculate current year's 12-month profit, then bifurcate between pre and post। B by W means between pre and post। इसका मतलब ये जो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं ना हम लोग, इसमें से पहले लेस फाइनल डिविडेंड ये माइनस करके जो फिगर आएगा वो फिगर ये y माइनस, हाँ वो फिगर यहां पर लेना है। अच्छा, y बड़ा होगा x से तो पॉजिटिव फिगर ही आएगा। करेक्ट है सर, तो आपका प्री कम हो जाएगा, पोस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का डिविडेंड है तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से देना होगा ना। हाँ ये हो गया। हाँ तीसरा, होल्डिंग्स शेयर ऑफ सच डिविडेंड। होल्डिंग शेयर ऑफ सच डिविडेंड कैसे निकलेगा? अमाउंट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय एचएस शेयर इन परसेंटेज। अब ये होल्डिंग के लिए प्री डिविडेंड है, तो करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन बैंक टू इन्वेस्टमेंट।
रॉन्ग एंट्री होगा बैंक टू पीएल, सब में दिया ही होगा ये वाली सेंटेंस, wrongly credited to holdings पीएल। तो बताओ चार्टर्ड रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? आरई का मतलब रेक्टिफाइड एंट्री, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी होल्डिंग्स पीएल टू इन्वेस्टमेंट। लेस फ्रॉम consolidated reserves and surplus, less from cost of investment। ये हो गया फाइनल डिविडेंड चार्टर। करेक्ट। Now chartered B, interim dividend by subsidiary। First calculates interim dividend। कैसे कैलकुलेट करेंगे? Subsidiaries equity share capital into dividend percentage into months by 12। months मतलब चार्टर्ड, year starting to date of dividend। सर महीनों का डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे? हाँ बेटा, कुछ महीनों का डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। जो हमने ऊपर देखा था ना, वो वापस दिखा रहा हूं इंटरिम डिविडेंड में क्या करना है। पहले ये ईयर स्टार्टिंग रुपीज एक्स, ईयर एंडिंग रुपीज वाई। डिविडेंड की एंट्री तो हो गई है, मतलब ये जो प्रॉफिट है पीएल बैलेंस है, ये चार्टर्ड पीएल बैलेंस, ये तो आफ्टर डिविडेंड ही है। So for current year 12 months profit after dividend y minus x। हाँ, add interim dividend, जो भी आपने कैलकुलेट किया था उसको ऐड करो। कर दिया, ये आ गया टोटल प्रॉफिट बिफोर इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, इस प्रॉफिट को प्री और पोस्ट में बांटो। करेक्ट। फिर लेस इंटरिम डिविडेंड, प्री प्रॉफिट पोस्ट प्रॉफिट में बांट दिया, फिर लेस इंटरिम डिविडेंड, फिर ये आएगा हमारा प्री और ये आएगा हमारा पोस्ट। सर इंटरिम डिविडेंड को कैसे बांटना है, ये ध्यान से देखो। सपोज चार्टर ये 6 मंथ्स का है, ये 6 मंथ्स का है, और इंटरिम डिविडेंड 7 मंथ्स का है। तो 7 मंथ्स में से 6 मंथ्स प्री, 1 मंथ पोस्ट। तो सपोज चार्टर्ड ये 5 मंथ्स है, ये 7 मंथ्स है, और ये भी 7 मंथ्स है, तो 5 मंथ्स प्री, 2 मंथ्स पोस्ट। अच्छा,
सर ये 4 मंथ्स का हुआ तो पूरा का पूरा प्री में से माइनस होगा। अच्छा सर सपोज ये 3 मंथ्स है, ये 9 मंथ्स है, हाँ, और ये 6 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स प्री 3 मंथ्स पोस्ट। अच्छा नाउ चार्टेड थर्ड, check H's share of प्री इंटरिम डिविडेंड, ये जो प्री इंटरिम डिविडेंड है उसका होल्डिंग का शेयर निकालो। सपोज ये अल्फा है तो हो जाएगा अल्फा इंटू होल्डिंग शेयर इन परसेंटेज। If H has credited to PL, then rectify. How will you rectify? H's PL to investment. खाली प्री वाला पार्ट चेक कीजिएगा, पूरा नहीं। याद रखिएगा चार्टर्ड, H's शेयर ऑफ प्री इंटरिम डिविडेंड लेस फ्रॉम consolidated reserves and surplus less from cost of investment। ये हो गया चार्टर्ड आपका पूरा एनालिसिस ऑफ इंटरिम डिविडेंड। करेक्ट है? हाँ, तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया चार्टर्ड फाइनल डिविडेंड, फिर डिस्कस कर लिया इंटरिम डिविडेंड। 5 एडजस्टमेंट हो गए। 6th adjustment, 6th adjustment, that is 6th adjustment, 6th adjustment है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स डिक्लेयर्ड, होल्डिंग ने डिक्लेयर किया, सब्सिडरी ने। अब 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, अकाउंटेड, नॉट अकाउंटेड। अगर अकाउंटेड है तो इग्नोर, नॉट अकाउंटेड है तो जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल लेस फ्रॉम consolidated reserves and surplus add to equity share capital in CDS। सब्सिडरी, सब्सिडरी ने बोनस डिक्लेयर किया है। फर्स्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न जब आप निकालोगे तो क्या करोगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय होल्डिंग डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी।
हाँ, इसी से तो परसेंटेज निकलेगा। हाँ, बोथ शुड बी इंक्लूडिंग बोनस शेयर। अच्छा, बोथ शुड बी इंक्लूडिंग बोनस शेयर, ये पहले सबसे पहले दिमाग में डाल दीजिए। सेकंड, if subsidiary has accounted for bonus share, तो क्या करना है? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बोनस शेयर लेस from opening balance of GR or opening balance of PL in analysis of profit. Same as final dividend. अच्छा, बस और कुछ नहीं करना है, माइनस करना है, फिर आपका पोस्ट प्रॉफिट ज्यादा निकल आएगा, प्री से कम किया, जैसे फाइनल डिविडेंड करते थे। अकाउंट हो गया, खाली हम लोग को प्री पोस्ट का बाइफरकेशन ही देखना है। अकाउंटिंग में कोई लफड़ा नहीं है, खाली प्री पोस्ट का बाइफरकेशन में प्रॉब्लम होगा। मतलब यहां पर हम लोग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में जैसे एफडी है फाइनल डिविडेंड प्लस बोनस शेयर्स बाय सब्सिडरी, करेक्ट। दूसरा चार्टर, और if subsidiary has not accounted, तो अकाउंट करना होगा। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बोनस शेयर, दूसरा लेस फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस ऑफ जीआर और पीएल। ओपनिंग बैलेंस से होना चाहिए, मगर कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है, कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है नहीं नहीं पोस्ट प्रॉफिट से दिया है, तो बात अलग है। इफ क्वेश्चन स्टेट्स फ्रॉम पोस्ट प्रॉफिट, देन लेस फ्रॉम पोस्ट प्रॉफिट। बट वो पोस्ट से दिया हो या प्री से दिया हुआ है, एड टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, एड टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी। सब्सिडरी के इक्विटी शेयर कैपिटल में ही ऐड होगा चार्टर्ड, और कहीं नहीं। एड टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी, प्री से दिया हो पोस्ट से दिया हो कहीं कहीं। इस आपने ईपीएस में सीखा होगा, बोनस शेयर हर वक्त ओपनिंग बैलेंस से दिया जाता है। बोनस शेयर हम लोग 12 महीने के लिए गिनते हैं, आपने ईपीएस में भी ये सीखा होगा। इस पर अभी डिस्कशन नहीं करते, खाली याद रखेगा ओपनिंग बैलेंस में ऐड होगा। ये हो गया बोनस। ये हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए। एडजस्टमेंट था चार्टर्ड हमारा स्टेप 4। मैक्सिमम इतना एडजस्टमेंट आप सकते हैं, इससे ज्यादा ना एडजस्टमेंट थे, है ना जिंदगी में कभी होंगे।
स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। particulars, date of acquisition, post year end, इक्विटी शेयर कैपिटल पोस्ट में कभी हो गए, बोनस भी इधर ही ऐड होगा। पीएल हमने ब्रेकअप निकाल लिया है, जीआर ये भी एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट से निकाल लिया है, फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अपस्ट्रीम मैंने लिखाया था ऐसे, तो पोस्ट प्रॉफिट से घटेगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्री में ऐड होगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन पोस्ट में से माइनस होगा। करेक्ट है? ये आ गया हमारा, ये होल्डिंग और एमआई, ये भी होल्डिंग और एमआई में बांट दिया जाएगा इन देयर परसेंटेज। करेक्ट? हाँ जी। स्टेप 6, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकलेगा? शेयर ऑफ नेट एसेट्स, सपोज चार्टेड ये ए है, तो ये ए यहां पे आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट वैल्यू माइनस प्री डिविडेंड। प्री डिविडेंड आपको याद है हमने लिखा था, तो लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स यहां पे भी लिखा है, फिर हमने लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां पे लिखा है, फाइनल डिविडेंड में भी लिखा था लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो वाला डिविडेंड हम लोग यहां पे माइनस कर देंगे। करेक्ट? अगर ज्यादा पे किया है तो गुडविल है, कम पे किया है तो कैपिटल रिजर्व है। अगर ज्यादा पे किया है तो गुडविल है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो गुडविल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है तो कैपिटल। स्टेप 7, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सपोज ये अल्फा है, ये बीटा है, तो शेयर ऑफ नेट एसेट्स अल्फा, शेयर ऑफ पोस्ट प्रॉफिट्स बीटा, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट। स्टेप 8, consolidated reserves and surplus। इसमें क्या लेंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ होल्डिंग। सपोज ये बी है, शेयर ऑफ पोस्ट प्रॉफिट बी, होल्डिंग द शेयर ऑफ पोस्ट प्रॉफिट, प्री डिविडेंड माइनस करेंगे, यूआरपी डाउनस्ट्रीम वो माइनस करेंगे, कैपिटल रिजर्व आया यहां पर वो ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाला। करेक्ट? और जहां जहां पर मैंने लिखा है कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर बोनस शेयर्स अगर है तो बाय होल्डिंग, तो वो माइनस होगा।
जहां जहां पे मैंने कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व्स में ऐड और लेस लिखा था वो ऐड और लेस करना है और कुछ नहीं है, बस इतना ही था। स्टेप 9, CDF शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहां से स्टेप 8 करेक्ट। रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाद चार्टर्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नॉन करंट लायबिलिटी, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी, करंट लायबिलिटी, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस कॉन्ट्रा आइटम, thereafter assets, non-current assets, PPE, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी प्लस और माइनस रिवैल्यूएशन, अगर गेन होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो सब्ट्रैक्ट, प्लस और माइनस डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा तो माइनस करेंगे, सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन होगा तो ऐड कर देंगे। करेक्ट है। फिर इनटैंजिबल में चार्टर्ड गुडविल, COC वाली, करेक्ट है ना। करंट एसेट्स, इन्वेंट्री होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस URP, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस कॉन्ट्रा, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी, खत्म। हो गया हमारा CDS रेडी चार्टर का। करेक्ट। नाउ चार्टर्ड, इसमें जहां तक जैसे ये सब है, सबसे पहले जैसे acquired 75% shares on 1st July, small limited had an opening balance of 1 lakh in profit and loss, dividend 20%, ये लास्ट ईयर का डिविडेंड है, इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेक्टिफिकेशन। मतलब इसमें क्या करना है, स्पेशलिटी क्या है, इसमें एडजस्टमेंट में आपका डिविडेंड का एडजस्टमेंट कवर होगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अपस्ट्रीम वाला कवर होगा, और कॉन्ट्रा आइटम है। इन्वेंट्री ऑफ बिग लिमिटेड कंपनी इंक्लूडेड 20,000 आउट ऑफ परचेजेस ऑफ 50,000 मेड फ्रॉम स्मॉल कंपनी, क्रेडिट पीरियड 100 डेज। ऑब्वियसली जनवरी से मार्च तक 100 डेज थोड़ी कंप्लीट होंगे, तो ये कॉन्ट्रा आइटम्स हो गए। स्मॉल लिमिटेड सोल्ड दीज आइटम्स एट अ मार्जिन ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25% ऑन कॉस्ट, मतलब 25/125 ऑन सेल्स, 20,000 का गुड्स पड़ा हुआ है किसमें, क्लोजिंग स्टॉक में, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4,000। करेक्ट चार्टर। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 1600 शेयर्स, टोटल शेयर्स कितने थे, 2 लाख, तो हो गया 80%, क्योंकि ये शेयर्स हो जाएंगे 2000।
बैलेंस और 30 सितंबर को ये डेट ऑफ एक्विजिशन है। बैलेंस शीट 31 मार्च की है, तो प्री 6 मंथ्स, पोस्ट 6 मंथ्स, करेक्ट है ना? हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट showed a credit balance on 1st April. Dividend 10% was paid. Plant and machinery which stood at 1,50,000 was considered worth 1,80,000 on 30th September. इसमें डिविडेंड का ड्रामा है, चार्टर्ड रिवैल्यूएशन का ड्रामा है। अब जैसे रिवैल्यूएशन में ध्यान से देखिएगा, पहले डिविडेंड देखते, 10% डिविडेंड, उसका शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख। पहले क्या करोगे? अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालोगे। ठीक, अमाउंट ऑफ डिविडेंड जैसे निकालोगे चार्टर्ड, वो अमाउंट ऑफ डिविडेंड ओपनिंग बैलेंस से माइनस करोगे, फिर प्री पोस्ट निकालोगे। उस 20,000 में सब्सिडरी का शेयर कितना होगा? होल्डिंग का शेयर कितना होगा? 80%, मतलब 16,000। 10% डिविडेंड इसने कैलकुलेट किया अपने शेयर कैपिटल पर, इसका शेयर कैपिटल कितना? 2 लाख। अमाउंट ऑफ डिविडेंड 20, ओपनिंग बैलेंस में से 20 जाएगा, करेक्ट है? हाँ। क्लोजिंग बैलेंस 82 है, तो 30 में से 20 गया तो 10 बचा। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस 82 है। हाँ, करंट ईयर का प्रॉफिट 72। हाँ, 6 महीना प्री, 6 महीना पोस्ट, 36, करेक्ट। तो डिविडेंड में कुछ नहीं है। अब प्लांट एंड मशीनरी सब्सिडरी की देखो कितनी, 135, 1,35,000। ईयर के स्टार्टिंग में कितनी थी? 150। मैंने कहा था ना, या तो ओपनिंग बैलेंस मिसिंग होगा चार्टर्ड, या तो डिप्रिसिएशन रेट मिसिंग होगा। यहां पे क्या मिसिंग है? डिप्रिसिएशन रेट। 1,50,000 की एसेट जो ईयर स्टार्टिंग में थी, ईयर एंड में आकर 135 हो गई चार्टर्ड, इसका मतलब 15,000 डिप्रिसिएशन। हाँ, 15,000 जो डिप्रिसिएशन हुआ है, 15,000 जो डिप्रिसिएशन हुआ है चार्टर्ड, दैट इज ऑन 1,50,000, मतलब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना? 10%। तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? डिप्रिसिएशन परसेंटेज कितना आया? 10%। फिर रिवैल्यूएशन, फिर क्या कैलकुलेट करेंगे? रिवैल्यूएशन गेन और लॉस। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब चार्टर्ड इधर देखो, डिप्रिसिएशन परसेंटेज 1,50,000 ईयर के स्टार्टिंग में था, 1,35,000 ईयर के एंड में हो गया, डिवाइडेड बाय 150, 10% डिप्रिसिएशन। स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 2 में चार्टर्ड रिवैल्यूएशन 6 महीना के बाद। तो 1,50,000 वाली बुक वैल्यू माइनस 5% डिप्रिसिएशन, 142,500। सर 5% क्यों? चार्टर्ड 5% इसीलिए कि एसेट 6 मंथ के बाद है, फुल ईयर का डिप्रिसिएशन 10%, तो हाफ ईयर का डिप्रिसिएशन कितना? 5%। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 1,50,000 इंटू 10% इंटू 6 मंथ, 7,500, 1,50,000 माइनस 7,500, 1,40,000। 6 महीने का डिप्रिसिएशन माइनस करना 10% के हिसाब से। तो 6 मंथ का डिप्रिसिएशन, सॉरी 6 मंथ का डिप्रिसिएशन 10% के हिसाब से, और 5% डिप्रिसिएशन। बात तो एक ही है चार्टर, ठीक है ना? पी वैल्यू फिगर कितना? 37,500। ये गेन हो गया, ये गेन हो गया चार्टर्ड। गेन का क्या करेंगे? प्री डेट ऑफ एक्विजिशन में ऐड हो जाएगा। तो स्टेप 3,
एडिशनल डेप्रिसिएशन पोस्ट पीरियड का है, ये पोस्ट 6 मंथ्स का है। हाँ तो भाई 1,50,000 पर उन्होंने तो 5% डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, जबकि करना चाहिए था 1,80,000 पर 5%। तो रिवैल्यू फिगर 180 है। 1,500 एडिशनल डेप्रिसिएशन पोस्ट में से माइनस सब्सिडरी, करेक्ट। और इस सब में कुछ नहीं था। ये सब नंबर 3 बोनस शेयर्स का है। बोनस शेयर्स में हर वक्त ये बात याद रखिएगा, देखो होल्डिंग अक्वायर्ड 1,7 को 3,000 शेयर, तो प्री हो गए 1,4 से 1,7 प्री 3 मंथ, पोस्ट 9 मंथ्स, जनरल रिजर्व 250, पीएल 120। ऑन 1/10/2011 एस लिमिटेड इश्यूड बोनस, एक 10 को इश्यू किया, तो ये जो 3,000 है वो तो बिफोर बोनस है। 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड एज बोनस एट फेयर वैल्यू, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग फॉर द रिसीप्ट ऑफ बोनस। नाउ चार्टर्ड होल्डिंग ने एंट्री पास नहीं की, सब्सिडरी ने अकाउंटिंग की या नहीं की, नहीं बताया, तो अकाउंटिंग बाय सब्सिडरी इज डन। तो होल्डिंग के पास कितने शेयर हो जाएंगे, +1:4 के रेशियो में +1/4, तो 3,000 + 1/4 हो गया 750, तो 3750 शेयर। कितने शेयर थे सब्सिडरी के भी, 5,000, 3750, 75%। चार्टर्ड एक बात बताओ, ये 5,000 शेयर आज है इंक्लूडिंग बोनस, क्योंकि सब्सिडरी ने अकाउंटिंग कर लिया, करेक्ट। तो बिफोर बोनस ये कितने होंगे, अगर 4 शेयर थे तो एक बोनस आज हो गया 5, 4 शेयर पर एक बोनस आज हो गया 5। अगर आज 5 लाख दिया हुआ है तो बिफोर बोनस कितना था, 4 लाख। हाँ, डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन ऑफ 25% ऑफ इट्स देन शेयर कैपिटल, 4 लाख। 4 लाख का 25% 1 लाख, क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस से माइनस करेंगे। और चार्टर्ड बोनस भी कितना है, बोनस भी 1 लाख। नाउ चार्टर्ड बोनस आप माइनस करोगे जनरल रिजर्व से, जबकि डिविडेंड माइनस, बोनस माइनस करोगे जनरल रिजर्व से और डिविडेंड माइनस करोगे पीएल से। समझा कि नहीं, ओपनिंग बैलेंस से बोनस माइनस होगा। आपने सारी ट्रीटमेंट रिवाइज किया नहीं सब में आने के पहले, has been accounted, calculate the amount of bonus share less from opening balance of GR or opening balance of PL in AOP, same as final dividend। याद आया? तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ GR से माइनस कर दिया ओपनिंग, मतलब यहां से बोनस 1 लाख माइनस होगा और यहां से डिविडेंड भी 1 लाख माइनस होगा। और होल्डिंग का शेयर कितना है, 75%, तो 1 लाख का 75% डिविडेंड उसको मिलना है, करेक्ट है बात समझ में आई। ओपनिंग बैलेंस ऑफ जीआर से 1 लाख माइनस होगा, डिविडेंड से 1 लाख माइनस होगा, डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल से माइनस होगा।
एच लिमिटेड और ये कॉन्ट्रा प्लस यूआरपी। बात समझ में आ गई? यस सर, नो सर। मतलब पहले आप क्या करोगे? पहले आप शेयर होल्डिंग पैटर्न निकालोगे 3750 बाई 5000। दूसरा पीरियड 3 मंथ 9 मंथ। फिर एनालिसिस ऑफ जनरल रिजर्व, जिसमें से 1 लाख बोनस माइनस करोगे, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस 1.5 लाख है। फिर प्री क्लोज पीएल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस में से डिविडेंड माइनस करोगे, फिर प्री पोस्ट, फिर वो रेक्टिफाइड एंट्री पास करोगे। करेक्ट? फिर एडजस्टमेंट में आ जाओगे। एडजस्टमेंट में दो, एक कॉन्ट्रा और एक यूआरपी 25%। खत्म। फिर सम डाइन 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 मारते जाओ। बिलीव करता हूं पूरे नोट्स लेके बैठो, पूरे अच्छे नोट्स पहले रिवाइज करो 1 घंटे का। नोट्स पूरे फिंगर टिप्स में जाओ, फिर सम लेके बैठो। ऐसे 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 कुछ है नहीं। ठीक है चार्टर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी चार्टर्ड बोनस ही है। On 31st March, P acquired 1,05,000 shares out of Q Limited for 12 lakh. The balance sheet. कितने शेयर्स थे? 150, तो 70% हो गया ओनरशिप। इस दिन का प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, इस दिन का बैलेंस, बाकी पूरी बैलेंस शीट बकवास। ये जिस दिन अक्वायर किया ना उस दिन की बैलेंस शीट, ईयर एंड की बैलेंस शीट बिफोर बोनस। इसका मतलब ये सब में क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं। बोनस शेयर्स क्वेश्चन 3 में भी है, क्वेश्चन 4 में भी है। Subsidiary has accounted, subsidiary has not accounted. In both this question, holding has not accounted. सर होल्डिंग को अकाउंटिंग नहीं करनी है, खाली नंबर ऑफ शेयर्स ही बढ़ाना है। तो होल्डिंग तो इन्वेस्टर, उसको तो फ्री शेयर्स मिले थे, तो उसको तो खाली नंबर ऑफ शेयर्स ही बढ़ाना। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा? जीआर से माइनस और इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐड। मगर ये कौन सा इक्विटी शेयर कैपिटल? डेट ऑफ एक्विजिशन वाला। और ये कौन सा जीआर? हर वक्त ओपनिंग जीआर से ही माइनस होना चाहिए, मगर ये सब की स्पेशलिटी है कि बोला है पोस्ट जीआर से माइनस करो, तो पोस्ट से माइनस कर देंगे। कौन सा रॉकेट साइंस है? सब पढ़ेंगे। Directors made a bonus issue in the ratio of 1 for every 2. करेक्ट? अगर अब देखा जाए ना तो क्वेश्चन 4 की बात कर रहा हूं। होल्डिंग के पास कितने शेयर्स थे? 1 लाख। सब्सिडरी के पास कितने थे? 150। देखा जाए तो 70% स्टेक यहीं पे आ गया। लेकिन अगर आपको इसमें बोनस ऐड करना है तो दोनों जगह ऐड करो। इधर इसका आधा बोनस 52,500, इसका आधा बोनस 75,000, तो ऊपर हो गया 1,57,500, नीचे हो गया 2,25,000। आप इससे निकालोगे तो भी 70%, इससे निकालोगे तो भी 70% लिखा है। बट मैंने नोट्स में लिखा है कि ऑलवेज बोनस इंक्लूड करके ही स्टेक निकालो। सर ऐसा आपने नोट्स में क्यों लिखा है? क्योंकि अगर सब्सिडरी ने अकाउंट कर दिया ना तो ये वाला ऑलवेज इंक्लूडेड ही होगा। लाइफ में टेंशन क्यों लेना, हर वक्त इंक्लूडेड पे ही निकाल दो। It may be assumed that bonus were issued out of post-acquisition profits using general reserve. जनरल रिजर्व के पोस्ट में से माइनस करना है। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो खाली पोस्ट पूरा का पूरा यही है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा। कितना है? 7,50,000। और शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा 750 ओपनिंग डेट को। खत्म, और कुछ सही नहीं समझ।
चार्टर्ड 5, 6, 7 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारे सम एकदम दनादन मस्त तरीके से हो जाएंगे। खाली अगर आपको देखना है तो अब कॉन्सोलिडेटेड पीएनएल, कॉन्सोलिडेटेड पीएनएल में क्या याद रखना, एक ही बात है, ऑल एक्सपेंस ऑफ होल्डिंग, ऑल एक्सपेंस ऑफ होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस इंटर कंपनी या इंटर ग्रुप बोल दो। इनकम भी और एक्सपेंस भी यही करना है, इंडिविजुअल निकालते रहना और कुछ नहीं करना। एम आई क्लियर? बात याद रहेगी। कॉन्सोलिडेटेड पीएनएल में आप एक ही चीज करोगे, इंडिविजुअल इनकम होल्डिंग की सब्सिडरी की माइनस कॉन्ट्रा, इंडिविजुअल एक्सपेंस ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी माइनस कॉन्ट्रा, ऐसे कॉन्ट्रा हटाते ही जाओगे। इज दैट क्लियर? यस। और एक टेंशन है चार्टर्ड यूआरपी का, करेक्ट? हाँ, यूआरपी से आपका चेंज इन स्टॉक में इम्पैक्ट आता है, करेक्ट? नाउ चार्टर्ड चेंजेस इन स्टॉक में क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप इसकी जगह ऐसे करोगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस यूआरपी, फिर ये ए और ये माइनस करने के बाद आएगा बी। फिर आप कंपेयर करके बताओगे ए माइनस बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि वो HSPL टू स्टॉक होता है ना, या अदर कोई भी पीएनएल टू स्टॉक होता है, सेलर्स पीएनएल टू स्टॉक, तो स्टॉक डिक्रीज हो रहा है। हाँ, स्टॉक डिक्रीज होता है तो स्टॉक को डिक्रीज कर दो सर, लेकिन पीएनएल डेबिट हो रहा है, उसका इंपैक्ट पीएनएल में दे रहा है और दूसरा बैलेंस शीट में देगा। हाँ, तो आप ऐसा मत सोचिए कि पीएल डेबिट होगा तो प्रॉफिट घटेगा, ये स्टॉक से रिलेटेड है ना। क्या करें? सपोज मैं कहता, ध्यान से दोनों सिचुएशन देखिए, सपोज मैं कहता ओपनिंग स्टॉक 5000, क्लोजिंग स्टॉक 7000, ओपनिंग 5 क्लोजिंग 7, तो आप ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते ना तो 2000 नेगेटिव आता, मतलब 2000 की इनकम मान लेते आप, करेक्ट? मगर मैंने कहा नहीं यूआरपी है तो 7 माइनस 100, तो ये 5000 माइनस 6900 इज इक्वल टू 1900। तो इनकम आप 2000 की जगह कितनी मान रहे हो? 1900। प्रॉफिट घटाया नहीं घटाया? घटा। दूसरा ऑप्शन, सपोज ओपनिंग 5 क्लोजिंग 2, तब 5 माइनस 2 3 को एक्सपेंस मानते हैं। हाँ, मैं यहां पे बोलता हूं ओपनिंग 5 माइनस क्लोजिंग 2000 माइनस 100 यूआरपी, तो 5000 माइनस 1900 कितना हो गया? 3100। पहले आप एक्सपेंस कितना मान रहे थे? 3000, अब कितना मान रहे हो? 3100। एक्सपेंस आपने बढ़ा दिया, प्रॉफिट घटा, मतलब यूआरपी की वजह से प्रॉफिट घटना चाहिए था। हाँ, या तो आप इनकम को डिक्रीज करके प्रॉफिट घटाओ या तो एक्सपेंस को इंक्रीज करके प्रॉफिट घटाओ। तो ये माथा नहीं लगाना आपको एग्जाम में, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग माइनस यूआरपी करना, चेंजेस इन स्टॉक के लिए। अब ये ए माइनस बी करो, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी होगा चलेगा, सेट हो गया हमारा, बस और कुछ नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक ही एग्जाम में जाना है हमें। इंडिविजुअल इनकम होल्डिंग की सब्सिडरी को जोड़ेंगे और उसमें से यूआरपी, उसमें से कॉन्ट्रा आइटम हटा देंगे, इंटर ग्रुप जो ट्रांजैक्शन, करेक्ट? मगर याद रखिएगा, अगर सपोज होल्डिंग का जो खर्चा है वो सब्सिडरी की इनकम में होगा,
सब्सिडरी का जो खर्चा है वो होल्डिंग इनकम में होगा, इंटर ग्रुप आइटम में। अगर सब बोल रहा है होल्डिंग ने सब्सिडरी को रेंट दिया, तो होल्डिंग के एक्सपेंस वाले रेंट से हटेगा, सब्सिडरी के इनकम वाले रेंट से हटेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। सपोज कहा जाए कि सब्सिडरी ने होल्डिंग को गुड्स बेचे, सब्सिडरी ने होल्डिंग को गुड्स बेचे, तो सब्सिडरी की इनकम में से जाएगा, होल्डिंग के एक्सपेंस में से जाएगा, परचेस में से। सब्सिडरी ने इंटरेस्ट पेमेंट किया होल्डिंग को, तो सब्सिडरी के एक्सपेंस में से जाएगा, होल्डिंग के इनकम में से जाएगा वो कॉन्ट्रा आइटम। तो एक कॉन्ट्रा आइटम एक के इनकम से जाएगा, एक के एक्सपेंस से जाएगा, ये याद रखिए, ठीक है ना? बाकी तो कुछ है नहीं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर योर कंसोलिडेशन। मिलेंगे अगले चैप्टर अमालगमेशन। बाय।